कांग्रेस पार्टी के राशिद अल्वी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने खोल दिए राहुल सोनिया के टूल किट का पूरे राज। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जी हां, आज आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे नंबर पर, जो कि नीचे चल रहा है, उस पर कम से कम 10 रुपए आर्थिक मदद करके हमें प्रोत्साहित करें। और दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुसलमानों की कुछ बेवजह आशंकाएं हैं। इनको भी दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, मगर इसी बीच विपक्षी नेता न सिर्फ हैरान कर देने वाले दावे कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिमों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों के इरादे वक्फ बोर्ड बिल पर मुसलमानों के खिलाफ करने के नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो साफ साफ मुसलमानों को भड़काते हुए देश की सड़कें जाम करने के लिए कह डाला है। उन्होंने मुस्लिमों को उकसाते हुए सलाह दे डाली है कि वह किसानों की तरह 2 साल तक सड़कें रोक कर बैठ जाएं। हम आपको बता दें कि ये सारा प्लान कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का था। वो एक न्यूज एजेंसी से बात कर रहे थे, उसी वक्त उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने अपनी ही पार्टी का पतीला कर दिया। दोस्तों, आप वीडियो में यही नहीं रुकिए, हम आपको इस विश्लेषण तक ऐसे लेकर जाएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि दरअसल आने वाले समय में इस देश को जलाने की कांग्रेस की कितनी बड़ी साजिश चल रही है। और इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बिहार में चुनाव है और इंडी गठबंधन का हिस्सा लालू प्रसाद यादव भी हैं। तो ये खबर बिहार के बच्चे बच्चे तक भी तो पहुंचनी चाहिए। राशिद अल्वी मुसलमानों को यह सलाह वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने के लिए दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये तो कांग्रेस पार्टी करती ही है। दूसरी ओर हैरान कर देने वाला दावा ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने किया। उन्होंने कहा, कलकत्ता का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन और फोर्ट विलियम वक्फ बोर्ड यानी मुस्लिमों की संपत्ति है। कांग्रेस और राहुल गांधी की टूल किट के लीक होने पर सोशल मीडिया पर इसकी जमकर खिंचाई चल रही है। पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की बात करते हैं। राशिद अल्वी ने एक साक्षात्कार में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहा कि देखिए, उन्हें यानी कि पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करना सबका हक है, देश में लोकतंत्र है, संविधान सबको हक देता है कि विरोध करें। राशिद यही नहीं रुके और मुसलमानों को भड़काते हुए सलाह दी, अब शाहीन बाग जैसे नहीं, तरीका बदलना पड़ेगा। जिस तरह देश के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किया, 2 साल तक सड़कें बंद कर रखी थीं, 2 साल तक धरना दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहना चाहिए कि किसानों की तरह प्रोटेस्ट करें, सड़कें जाम कर दें। गौरतलब है कि किसानों ने दिल्ली के बाहर लंबे समय तक डेरा डाल रखा था। एक तरह से राशिद अल्वी ने यह कहकर राहुल गांधी और कांग्रेस के टूल किट को लीक कर दिया है। कांग्रेस इस देश में बहुत बड़ी साजिश कर रही है। राशिद अल्वी कह रहे हैं,
ठीक किसान आंदोलन की तर्ज पर देश भर के मुसलमान पूरे भारत के तमाम शहर सड़कों को 2 साल तक जाम करेंगे। यानी कि कांग्रेस इस देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहती है। कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के इशारे पर इस देश में हिंदुओं के कत्लेआम की बहुत बड़ी साजिश कर रही है। यह राशिद अल्वी के इस बयान में एकदम साफ लग रहा है। सरकार को चाहिए कि इन दंगाइयों से निपटने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैयार रखे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुसलमानों की जो बेफजूल की आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। मगर इसी बीच विपक्षी दल ऐसे दावे कर रहे हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला दावा ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने किया। उन्होंने कहा, कलकत्ता का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन और फोर्ट विलियम वाइट्स वक्फ बोर्ड यानी मुस्लिमों की संपत्ति है। चौधरी ने दावा किया कि सीएबी ने जब इस पर कब्जा किया तो बदले में 150 रुपए किराया वक्फ बोर्ड को मिलता था। तो आखिर सीएबी थी क्या सच में उसने मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर लिया? यह सच में वह प्रॉपर्टी के बदले वक्फ को करार देती थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल में सीएबी का मतलब एक तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से है, लेकिन मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी जिस सीएबी की बात कर रहे हैं वह ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। इसका नाम काउंसिलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल या काउंसिलिंग ऑफ एडवाइजरी बोर्ड है। इसका जिक्र कलकत्ता इंप्रूवमेंट एक्ट 1911 या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सीएबी के रूप में भी होता है। ब्रिटिश सरकार ने शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रशासन चलाने के लिए कई तरह की बॉडी बनाई। सीएबी इन्हीं में से एक थी। इसका मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करना था। इसका काम कोलकाता जैसे शहरों में सफाई, जल निकासी, सड़कों की मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना था। बाद में 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों को गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसे जिम्मेदारी सौंपी। फिर यहाँ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इसे जिम्मा सौंपा गया। ब्रिटिश काल में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट वक्फ अधिनियम 1923 के तहत होता था। इसका मकसद मुस्लिम धार्मिक स्थलों, मकबरों और संपत्तियों की देखभाल करना था। इसके बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया जो सीधे धार्मिक ट्रस्टों और वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट करता था। अगर ब्रिटिश सरकार सड़क, रेलवे बनाने के लिए वक्फ की कोई जमीन लेती थी तो उचित मुआवजा दिया जाता था, लेकिन ये कहीं भी साफ नहीं है कि ईडन गार्डन वक्फ की संपत्ति है और इसका किराया ब्रिटिश सरकार वक्फ बोर्ड को देती थी। ब्रिटिश सरकार के बारे में इतिहासकारों का मानना था जो जमीन उन्हें अच्छी लगती थी या जहां उन्हें डेवलपमेंट करना होता था वे अधिग्रहण कर लेते थे और मुआवजा दे देते थे। यह कोई पहली बार नहीं है जबकि विपक्ष ने मुस्लिमों और वक्फ बोर्ड की पैरवी की है। संसद को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद घोषित किया हुआ है। इन स्मारकों में कई राजधानी दिल्ली में हैं। कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहां आरा बेगम की कब्र और कुतुब मीनार क्षेत्र में स्थित आयरन पिलर
अल्तमश का मकबरा जैसे स्मारक भी वक्फ की संपत्ति है। समिति की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्मारकों की फहरिस्ती सौंपी थी। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय ने कमेटी को बताया कि भूमि एवं विकास विभाग की 108 और डीडीए की 130 संपत्तियां वक्फ के कब्जे में दी गईं। वक्फ ने बाद में इन स्मारकों पर अपना दावा बता दिया। हम आपको बता दें कि एक समय देश में वक्फ बोर्ड की 52,000 पंजीकृत संपत्तियां थीं। आज 9.4 लाख एकड़ जमीन पर 8.72 लाख अचल संपत्तियां हैं। वक्फ संशोधन बिल बनी संयुक्त समिति ने गुरुवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में जेपीसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कई संरक्षित स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, जिसमें दिल्ली की अग्रसेन की बावड़ी से लेकर पुराना किला और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लौह स्तंभ वक्फ संपत्ति घोषित है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आने वाले 5 किलों को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखी है। इन 5 किलों में से 3 किलो का निर्माण हिंदू राजाओं ने किया था। जेपीसी की रिपोर्ट में सामने आने से दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित 74 स्मारक वक्फ संपत्ति घोषित हैं, जिसमें अग्रसेन की बावड़ी भी शामिल है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम उपाध्याय के मुताबिक अग्रसेन की बावड़ी का निर्माण राजा अग्रसेन ने करवाया था और वह बावड़ी महाभारत कालीन है और इसका निर्माण 4000 वर्ष पहले हुआ था। ASI के मुताबिक 1 अगस्त 1913 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अग्रसेन की बावड़ी को संरक्षित स्मारक घोषित किया था और आजादी के बाद इसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया था। लेकिन 16 अगस्त 1970 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस महाभारत कालीन प्राचीन बावड़ी को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड के दस्तावेज खंगालने पे पाया कि बावड़ी के परिसर में एक मस्जिद भी मौजूद है, जहां आज ना कोई नमाज पढ़ने जाता है। लेकिन साल 1970 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मस्जिद हेली रोड नाम से वक्फ संपत्ति को नोटिफाई किया और इससे मस्जिद के अलावा खाली पड़ी जमीन और महाभारत कालीन बावड़ी को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। राजधानी दिल्ली में UNESCO द्वारा घोषित यानी कि यूनेस्को द्वारा घोषित 3 वैश्विक धरोहर हैं, जिनमें से एक कुतुब मीनार और इसका परिसर है और इसी परिसर में स्थित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लौह स्तंभ, जिस पर भगवान विष्णु के बारे में ब्राह्मी लिपि लिखी है। राजधानी दिल्ली में स्थित पुराने किले के पूरे परिसर को जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने साल 1970 से अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। हम आपको बता दें कि साथ ही पुराने किले को प्राचीन इंद्रप्रस्थ माना जाता है और इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर पांडवों का किला था। पुराने किले के परिसर से में साल 1880 से कुंती देवी मंदिर स्थित है। ऐसे में पूरा परिसर वक्फ संपत्ति घोषित होने की वजह से कुंती मंदिर भी वक्फ की जद में आया हुआ है। साथ ही इसी किले के भीतर कई सारी महाभारत पुरातत्व साइट्स भी हैं, जिसमें खुदाई में महाभारत काल के कई साक्ष्य मिले हैं। जेपीसी की रिपोर्ट में
एएसआई द्वारा संरक्षित भारत के 5 प्राचीन किलों का भी नाम सामने आया है जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। इसमें एएसआई द्वारा 1904 से संरक्षित गोदिया के प्रतापगढ़ किला है जिसका निर्माण हिंदू गोंड राजाओं ने करवाया था, लेकिन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने साल 2004 में अपनी संपत्ति के रूप में दर्ज किया था। इसी तरह महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित पौनार किला जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हिंदू राजा प्रवर सेना ने करवाया था और गोंडवान साम्राज्य से लेकर छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के मराठा साम्राज्य में भी यहाँ पर मराठा भोसले सेनापतियों ने राज किया था। इसे भी 2004 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित इन किलों के अलावा वक्फ ने मुगल कालीन अकोला के बालपुर किले को भी अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेबीसी ने जो जानकारी मुहैया कराई है उसमें साफ है कि कर्नाटक के बिदार में स्थित बिदार के किले और कलबुर्गी स्थित कलबुर्ग किले को भी वक्फ ने अपनी जागीर यानी वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है, जबकि इन दिनों किलों को एएसआई ने साल 1951 में संरक्षित स्मारक घोषित किया था। वक्फ बोर्ड ने इन सभी स्मारकों को वक्फ संपत्ति इनके परिसर में बनी मस्जिदों के आधार पर किया था और मस्जिद के साथ साथ वक्फ बोर्ड ने पूरे परिसर को वक्फ संपत्ति घोषित किया है। हिंदू स्मारकों के अलावा त्रिपुरा के बख्शनगर में स्थित 8वीं सदी का प्राचीन बौद्ध स्तूप और अवशेष है जिस पर बुद्ध का चित्र है और साल 1985 में इसी एएसआई ने संरक्षित स्मारक एवं स्थल घोषित किया था, लेकिन साल 2011 में इसी बौद्ध स्मारक के परिसर कुछ जमीन को त्रिपुरा वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति के रूप में दर्ज करके ईदगाह घोषित कर दिया। एएफएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्किल में मिली जानकारी के मुताबिक स्मारक के जिस हिस्से को त्रिपुरा वक्फ बोर्ड ने 2011 में अपनी संपत्ति घोषित किया वे अभिलेखों में वर्षों से त्रिपुरा सरकार की जमीन के रूप में दर्ज है। बावड़ी और किले के अलावा जेपीसी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कर्नाटक के धारवाड़ सर्किल में स्थित बीजापुर किले में रखी आदिल शाही की तोपों तक को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेपीसी को एएसआई ने बताया था कि उसके स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के बाद कई जगह वक्फ बोर्ड न सिर्फ मनमाने ढंग से बिना एएसआई की अनुमति के जोड़ तोड़ करके इमारत की प्राचीनता को खराब करते हैं, बल्कि एएमएसआर एक्ट का उल्लंघन करके स्मारक के भीतर ही दुकानें बनाकर उसे किराए पर दे देते हैं, जैसा कि एएसआई के आरोपों के मुताबिक वक्फ बोर्ड जौनपुर स्थित विवादित अटाला मस्जिद में कर रहा है, जो कि न सिर्फ कानून का उल्लंघन बल्कि इमारत के लिए नुकसान देही है। वैसे जहां एएसआई ने जेपीसी के सामने देश भर में उसके कुल 280 स्मारकों पर वक्फ के दावे की बात बताई है, तो यूपीए सरकार में तत्कालीन संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने जानकारी दी थी कि अकेले दिल्ली और गुजरात में ही एएसआई के 261 संरक्षित स्मारकों पर वक्फ का दावा है। इतना ही नहीं, जहां जेपीसी को दी गई सूची में एएसआई ने एक और यूएनईएससीओ द्वारा घोषित वैश्विक धरोहर ताजमहल को वक्फ संपत्ति या फिर वक्फ के दावे में नहीं रखा है, तो पड़ताल में ही भारत सरकार को
वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर ताजमहल को रोजा ताजमहल नाम से यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति के रूप में साल 2004 से दर्ज करा रखा है और एएसआई वक्फ बोर्ड इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एएसआई ने जेपीसी को ये भी बताया कि वक्फ बोर्ड ने हमें स्मारकों का संरक्षण नहीं करने दिया, वहां मनमर्जी बदलाव किए, पुरातत्व कानून तोड़ा, निजता के नाम पर स्मारकों से हमारी एंट्री बंद की, वहां फोटोग्राफी, गाइड, स्मृति चिन्ह बेचने की छूट दी, मूल ढांचे बदलकर निर्माण कराएं, दुकानें बनाई और किराए पर दे दी। यह एएमएएसआर एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन है। वक्फ संपत्ति उसे कहते हैं जिसे मुस्लिमों ने धार्मिक या धर्मार्थ के लिए दान दी हो, जिसमें पंजीकृत संपत्ति को ना बेच सकते हैं ना उनका स्वामित्व बदल सकते हैं। लेकिन नए कानून से कई चीजें बदलेंगी। पहला, वक्फ अधिनियम 1955 कहते थे, आगे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहेंगे। दूसरा, पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट में भी कर सकेगा। तीसरा, पहले ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। चौथा, पहले जिस जमीन पर मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य के लिए उपयोग होता था वो वक्फ की होती थी, अब दान की ही जमीन वक्फ की होगी, भले ही उस पर मस्जिद क्यों ना हो। नंबर 5, पहले वक्फ बोर्ड में महिला और गैर धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते थे, अब 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने होंगे। नंबर 6, कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर नामित अधिकारी करेगा। नंबर 7, जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर हैं उन पर असर नहीं, जो रजिस्टर नहीं हैं उन नए मानकों के अनुरूप रहेंगी। नंबर 8, जो बोर्ड को जमीन दान करना चाहता है उन्हें बताना होगा कि वह 5 साल में इस्लाम का पालन कर रहे हैं या नहीं। हम आपको बता दें कि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, नीचे हमारा नंबर चल रहा है 9717 45 86 53। इस नंबर पर आप हमें कम से कम 10 रुपए की सहयोग राशि भेजकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x17, दिल्ली।